Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. Currently we are in second chapter and that is sources of corporate finance. Friends, we have already covered with equity share, preference share, meaning, features and distinguish between. So let us revise regarding equity share and preference share. So what are the different types of share capital and shares? Generally we have two types. Basically, we have two types, and these are equity share and preference share. What is equity share? So, equity share are also called as ordinary share, or you can say they provide us owned capital. What does it mean, owned capital? The holder of the equity shares become shareholder, and they are the real owner of the company. जो कंपनी के ओनर हैं वो जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ओन्ड कैपिटल, which is also known as risk capital or venture capital. Venture capital in the sense जो particular type of work आपने start किया है उसका बेसिक कैपिटल, बेसिक रिक्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है वो है वेंचर कैपिटल. So equity shares are those shares which do not enjoy any special right, जिनको कोई स्पेशल राइट नहीं है. कैसे स्पेशल राइट? लाइक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, एंड ना ही उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के दौरान. दैट मीन्स दे हैव ऑलवेज रेसिडुअल क्लेम. ये हमने पढ़ा था फीचर्स के अंदर. व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअल क्लेम? रेसिडुअल क्लेम मीन्स लास्ट प्रेफरेंस. पैसा सबसे लास्ट में किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को. सो सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम बोले, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर. ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है उन्हें हम इक्विटी शेयर कहते हैं. ठीक है. तो इक्विटी शेयर में डिविडेंड कैसा होता है? डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन profit made by the company. If there are high profit, high rate of dividend will be given. Low profit, low rate of dividend will be given. No profit, no rate of dividend will be given. ठीक है ना. तो जो मेजर कैपिटल कलेक्शन होता है कंपनी वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू ही करती है. फीचर्स एक एक करके देखेंगे. जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी को प्रोवाइड करते हैं परमानेंट कैपिटल. कैसा कैपिटल? परमानेंट कैपिटल. दैट मीन्स व्हाट? थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी ये पैसा रिटर्न करने वाली नहीं है. जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तब आपको आपका पैसा वापस मिलेगा. नेक्स्ट, इसका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है. जैसे कि अभी अभी बताया, हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड, लो प्रॉफिट लो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड. थर्ड वन इज रिस्क टू कैपिटल. व्हाई इट इज वेरी मच रिस्की? बिकॉज यहां पर ना तो आपको डिविडेंड पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है, ना ही आपका कैपिटल रिपेमेंट में आपको प्रायोरिटी मिलती है. आपका क्लेम है रेसिडुअल क्लेम, हेंस इट इज वेरी मच रिस्की इन्वेस्टमेंट. नंबर 4, क्या आपको वोटिंग राइट मिलेगा? आंसर इज यस. यू आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, हेंस इक्विटी शेयर्स गेट वोटिंग राइट. दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. क्या बोनस शेयर का बेनिफिट मिलेगा? यस, डेफिनेटली. कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ फ्री शेयर्स इश्यू करता है और उसका बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, विच इज ऑल्सो नोन एज बोनस शेयर. अलॉन्ग विद दैट, राइट इश्यू जो होता है, कंपनी अपने शेयर्स कम प्राइस में अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर को फिर से सेल करना चाहती है. मतलब न्यू इश्यू वो राइट इश्यू के तरीके से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहती है विथ लेस प्राइस. तो इसका भी बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. नंबर 7, ट्रांसफर फैसिलिटी. क्या इक्विटी शेयर को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है? आंसर इज यस, इट इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. क्या इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है?
यस डेफिनेटली होता है, एप्रिसिएशन भी होता है, डेप्रिसिएशन भी होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर कंपनी अच्छी नहीं चल रही है तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी हाई होती है। किसके लिए सुटेबल है? ऐसे शेयर होल्डर या इन्वेस्टर जो एडवेंचरस हो, जो लाइफ में रिस्क लेना जानते हो, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये सुटेबल होता है। कितने टाइप होते हैं? तो नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर। वन इज इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, अनदर इज इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। फेस वैल्यू जनरली 10 रुपीज होता है इक्विटी शेयर्स का। नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में two priorities they have. First one, they get priority over equity shares regarding payment of dividend, and second one is regarding return of capital. So at the time of winding up, जब भी कंपनी रिटर्न करेगी पैसा, सबसे पहले किसको करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेगी। फीचर्स, क्या फीचर्स हैं? तो सबसे पहला फीचर्स हमको यहाँ पे दिखाई देता है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। डिविडेंड पहले मिलेगा एंड प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले नंबर अगर हम देखते हैं तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आता है और इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर लास्ट में लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहले डिविडेंड मिलेगा एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले होगा। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक बेनिफिट है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। उनका रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, कंपनी ने अगर ज्यादा प्रॉफिट भी कर लिया तो भी इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। नंबर 4, रिडीमेबल। क्या ये परमानेंट कैपिटल होते हैं? आंसर इज नो, ये रिडीमेबल होते हैं। दैट मींस व्हाट? आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। ठीक है ना, एक पीरियड पहले से डिसाइडेड होगा। फॉर एग्जांपल आप प्रेफरेंस शेयर में पैसे 10 इयर्स के लिए लगा रहे हैं, तो आपका पैसा 10 इयर्स के बाद आपको वापस कंपनी दे देगी। तो ये रिडीमेबल है, ये परमानेंट कैपिटल नहीं है। वोटिंग राइट, क्या वोटिंग राइट मिलते हैं? नहीं, वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगा, जनरल वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं। बट इन केस कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग होती है तो उसमें उनको वोटिंग राइट मिल सकते हैं, अदरवाइज जनरल मीटिंग में उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगी। इनकम कैसा होगा? स्टेडी इनकम है, रेगुलर इनकम है, फिक्स्ड इनकम है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली देयर आर 8 टाइप्स। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। सो इस तरीके के 8 टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर, तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर इज लेस एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इनको डिविडेंड भी पहले मिलता है और दूसरा इनका रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले हो जाता है। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड भी एंजॉय करते हैं और रिडीमेबल भी है, हेंस इट इज वेरी मच रिस्कियर, सॉरी वेरी मच लेस रिस्कियर देन इक्विटी शेयर होल्डर। फेस वैल्यू जनरली इनका 100 होता है, 100 रुपीज इनका जनरल फेस वैल्यू होता है। बोनस शेयर, राइट शेयर जैसा इनको कोई स्पेशल बेनिफिट मिलता नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय बोनस शेयर एंड राइट इशू। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर के हमने टाइप्स देखे, उसमें सबसे पहले टाइप्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। सेकेंड हो जाता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। थर्ड वन इज participating and non-participating, and fourth one is convertible and non-convertible। एक एक करके हम देखते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहां पर आप देखिए, अगर हम यहां पर एक एग्जांपल लें कि डिविडेंड जो है आपको 20,000 रुपीज फिक्स मिलेगा, ये हमने फिक्स करके रखा है। क्या करके रखा है? फिक्स करके रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम ईयर देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस देखेंगे और डिविडेंड देखेंगे। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, 2009 में वी सफर्ड लॉस, 20,000 मिलना चाहिए था बट हमें नहीं मिला। 2010 में अगेन वी सफर्ड लॉस, 20,000 मिलना चाहिए था बट हमें नहीं मिला। इन 2011
प्रॉफिट हुआ, नाउ व्हाट विल हैपन, डिविडेंड तो मिलेगा, कैसा मिलेगा, 20,000 करंट ईयर का प्लस 40,000 फॉर 2009 एंड 10, तो हमको यहाँ पर डिविडेंड एक्यूमुलेट होके मिला इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट। जिस साल में प्रॉफिट हुआ है उस साल में हमको डिविडेंड एक्यूमुलेट होके मिला है, एंड हेंस इट इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर डिविडेंड आपको एक्यूमुलेट होके मिलता है। इसी का अपोजिट क्या होगा, नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, यहाँ पर जो भी लॉस के समय आपको डिविडेंड नहीं मिला है, थर्ड ईयर में इनकेस अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड तो मिलेगा, बट ओनली 20,000 रुपीज। प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड आपको नहीं मिला वो आपको मिलेगा नहीं, भूल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब जिसका टाइम पीरियड, टर्म फिक्स है, स्टिपुलेटेड पीरियड आपको दिया है 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स डाउन द लाइन, वो ईयर फिनिश होने के बाद आपका पैसा कंपनी आपको वापस कर देगी। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता, कंपनी के लिए वो परमानेंट कैपिटल हो जाता है, बट इसको बाद में बंद कर दिया गया और अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में आपको फिक्स्ड डिविडेंड के साथ में जो सरप्लस प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर भी हिस्सा मिलता है। दैट मींस आपका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी ने जो सरप्लस प्रॉफिट किया है उसमें से भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा, ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में हमने देखा आपका जो प्रेफरेंस शेयर है उसको एक टाइम पीरियड के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे इक्विटी शेयर में, ऐसा ऑप्शन उसमें होता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स आर एलिजिबल टू गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, वेयरएज नॉन कन्वर्टेबल होगा उसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। Now we came down to next question, which is what is plugging back of profit? As we have discussed it earlier, plugging back of profit का मतलब होता है savings of the company, reserves of the company. It is that part of profit which is not distributed, to the shareholder in the form of dividend. डिविडेंड के रूप में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है ऐसे प्रॉफिट का रिजर्व बनाया गया, एंड दिस रिजर्व इज नोन एज प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। गेटिंग इट एवरीवन? So प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है पैसा जो बचा के रखा गया है। ऐसे तो जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर हिस्सा, उसके ऊपर अधिकार किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है, एंड दिस शेयर होल्डर कैन बी प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर होल्डर, उनका अधिकार होता है। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो उनका फिक्स्ड अमाउंट मिल जाता है, तो बाकी के प्रॉफिट के ऊपर किसका अधिकार होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का। बट ये प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को देने की बजाय कंपनी अपने पास रखती है, रिटेन करके। रिटेन करने का मतलब अपने पास रखना। इट इज इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल, ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि कोई भी सेविंग इंटरनल सोर्स ही होता है ना। आपने देखा है कई बार घर में अगर अर्निंग मेंबर एक ही है, फॉर एग्जांपल ज्यादातर जगह पर मेल मेंबर जो होता है वो अर्निंग पर्सन है, और घर में एक फिक्स्ड अमाउंट वो देता है ना, आपकी मम्मी को भी कभी पापा ला करके देते होंगे 5,000, 10,000, 15,000, जो भी घर का खर्च है वो ला करके देते हैं। और मम्मी क्या करती है, उसमें से वेजिटेबल, रेंट का, बच्चों का एजुकेशन का, है ना, बाकी सब करती है, और उसमें से भी कुछ अमाउंट सेव कर लेती है, कुछ ना कुछ, है ना, चावल के डब्बे में, देन थ्रेड्स के डब्बे में, कहीं ना कहीं सेविंग करती रहती है, एक छोटा सा पिगी बैंक जैसा उनका रहता है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्या ये जो मदर है या हाउस वाइफ है, ये क्या पैसे को चोरी कर रहे हैं? टेल मी, ये क्यों पैसा जमा कर करके रख रहे हैं? इज इट ए थेफ्ट?
So it is not a kind of theft. This is saving for contingencies. है ना, आगे कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है कि पैसे की जरूरत पड़े, और उस समय इमरजेंसी में पैसा कहां से लेकर के आएंगे, है कि नहीं? तो घर में कुछ पैसे होने चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि 5-6 इयर्स का अर्निंग, 10 इयर्स का जो सेविंग्स है, वो सेव करते करते एक ह्यूज अमाउंट आ जाता है ना, 10,000, 20,000, 30,000 ऐसा हाउसवाइफ्स के पास जमा हो जाता है। तो फिर बाद में क्या करते हैं, चलो कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो उसी पैसे का इस्तेमाल उनके ऑर्नामेंट्स में किया जाता है ना। बाद में मम्मी बोलती, पप्पा को दिखाती, हे बघा कानातले आणले, हे बघा दागिने आणले, कुठून आणले, ये सेविंग किया था, उधर से आया। तो अगर कोई इमरजेंसी नहीं होगी तो मॉडर्नाइजेशन में यूज होता है। किसमें यूज होता है? इन्वेस्टमेंट में यूज होता है, मॉडर्नाइजेशन में यूज होता है। तो ऐसे ही कंपनी का भी होता है। कंपनी कुछ फंड्स को सेव करती है, रिटेन करती है कंटिंजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज के लिए, फ्यूचर के नीड के लिए। लेकिन सपोज इन बिटवीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई ऐसा ह्यूज नीड नहीं आया, कोई इमरजेंसी नहीं आई, तो फिर इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के मॉडर्नाइजेशन के लिए होता है, वेल इक्विप्ड करने के लिए होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है। अभी देखिए जैसे कोरोना का पीरियड आ गया, तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गए। ऐसे केस में कंपनी के पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो कंपनी ने अगर रिटेन अर्निंग रखा है तो ऐसी कंपनी स्ट्रांग होती है। क्या होती है? स्ट्रांग होती है, ज्यादा दिन तक लड़ सकती है। तो कंपनी का रिटेन अर्निंग करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ सेविंग। सो द कंपनी रिटेन्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द सेल्फ फाइनेंस। तो ये एक टाइप का सेविंग है, रिटेन अर्निंग कह सकते हैं, रिजर्व्स कह सकते हैं। तो हर साल इस फंड में कुछ ना कुछ अमाउंट हम जमा करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टाइम पीरियड डिफर कर सकता है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स डाउन द लाइन। ओनली टू द लार्ज एंड हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज ये सोर्स अवेलेबल होता है। मतलब ऐसी कंपनीज जिसका हाई वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट आता है, तो ये लोग ज्यादा रिटेन करते हैं। प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज आइडियल मेथड फॉर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्योंकि देखिए सेविंग आपके पास पड़ा रहेगा तो आपको किसी को इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है ना। यू नीड नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट, सिंपली वो पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका कैपिटलाइजेशन करके। तो द एक्यूमुलेटेड अर्निंग री इन्वेस्टेड इन द कंपनी फॉर एक्सपांशन प्रोग्राम। एक्सपांशन प्रोग्राम के लिए इसी पैसे का इस्तेमाल होता है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द चीपेस्ट मेथड ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग विच फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, साथ ही साथ चीपेस्ट मेथड है। क्यों चीपेस्ट? क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती। So business organizations are subject to variation in earning. बिजनेस का कभी भी जो प्रॉफिट है वो स्टैग्नेट नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, इट इज इन वेरिएशन। It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. तो जब भी हाई प्रॉफिट हो, बिजनेस के लिए अच्छा होता है कि अपने लिए सेपरेटली वो हाई प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड में रख ले। A prudent company does not distribute the entire profit earned among shareholders. तो एक अच्छी कंपनी होगी, प्रूडेंट कंपनी होगी, तो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। A part of profit is retained by the company in the form of reserve fund. रिजर्व फंड के रूप में एक पार्ट को संभाल के रखा जाता है। दिस रिजर्व्स आर रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी। यही रिजर्व कंपनी का क्या बनता है? रिटेन्ड अर्निंग। द सम टोटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा थोड़ा सेविंग करते करते एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। And this accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as dividend. तो डिविडेंड देने की जगह हम इसे बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करते हैं। The process of accumulated profit and their utilization in the business is called retained earning. इसी प्रोसेस को retained earning कहा जाता है। In the simple word,
अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने शेयर होल्डर को नहीं दिया, दैट पर्टिकुलर proportion is known as प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व फंड, है ना। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड इज रिटेन्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर कैपिटल। देखिए यहां पे राज की बात आ गई, कंपनी जो फ्री शेयर देने की बात कर रही थी, फ्री शेयर इन द सेंस बोनस शेयर, ये बोनस शेयर आएगा कहां से, पैसा कहां से आया, तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग था ना, ये तो शेयर होल्डर का ही था, तो शेयर होल्डर का ही पैसा बोनस शेयर के रूप में शेयर होल्डर को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज नोन एज बोनस शेयर कैपिटल। एंड कैपिटल capitalize its profit. This capitalization of profit by issue of bonus share is known as plugging back of profit और self financing। इसी को क्या कहा जाता है, self financing कहा जाता है। Bonus shares are issued free of cost to the existing equity shareholder out of the retained earning। इसी retained earning के पैसे से बोनस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन्ड अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर। तो यहीं से इनको मिलता है बोनस शेयर। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने का ये बहुत ही इजी तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है, चीप तरीका है, सस्ता तरीका है। इट इज सिंपल and cheapest method for raising finance. It is used by established companies. It is an internal source of finance। ये कौन सा सोर्स होता है, इंटरनल सोर्स होता है, बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। क्या डिटरमाइन करेगा भाई आपकी सेविंग कैसी हो, किस पे डिटरमाइन करेगा, तो सबसे पहली बात तो आपकी अर्निंग पे डिटरमाइन करता है। जितना ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा आप सेविंग कर सकते हो, अगर अर्निंग कम है तो सेविंग भी कम होगी। So if there is ample profit, enough profit, awesome profit, handsome profit, at that time company can save and retain some part of profit। तो कंपनी कुछ अपने लिए बचा सकती है, सेव कर सकती है। More the earning, a company can save more। जितना ज्यादा अर्निंग होगा उतना ज्यादा सेविंग होगा। Attitude of top management also determines the amount of retained earning। ये भी सही बात है ना, टॉप मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है। अगर आपका भी अर्निंग ज्यादा हो लेकिन आप बहुत खर्चा करते हो, पैसा आते ही बाइक ले लूं, एप्पल का आईफोन ले लूं, गुच्ची का बेल्ट ले लूं, परफ्यूम ले लूं, सब कॉस्टली कॉस्टली आप ले रहे हो, तो सेविंग बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो मैनेजमेंट के एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिटेन कितना होना चाहिए। नंबर 2, टैक्सेशन पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर आपके प्रॉफिट पे ज्यादातर हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार ने ले लिया, गवर्नमेंट ने ले लिया, तो भी आपका रिटेन अर्निंग कम हो जाएगा। लेकिन अगर टैक्स कम है तो रिटेन अर्निंग ज्यादा हो सकता है। द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट टू कॉर्पोरेट सेविंग। If the tax levied are at high rates, company cannot save much of the profit in the form of reserve। अगर high rate of tax होगा तो कंपनी ज्यादा सेव नहीं कर पाएगी। नंबर 3, डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी मतलब मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है डिविडेंड देते समय। कुछ लोगों का अप्रोच कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव, कितना भी हाई प्रॉफिट होने दो, डिविडेंड हम कम ही देंगे। कुछ मैनेजमेंट वाले लिबरल होते, लिबरल मतलब हमेशा ज्यादा देंगे, शेयर होल्डर को खुश रखो, ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो, शेयर होल्डर हमेशा खुश रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं। तो अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी होगा तो वहां पर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना, इज नीडेड फॉर हैविंग गुड एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रॉफिट। बट अगर लिबरल होगा तो ज्यादा डिविडेंड दे देने से रिजर्व्स कम बचेंगे, ठीक है। बट द पॉलिसी अफेक्ट्स शेयर होल्डर एज गेट डिविडेंड एट अ लोअर रेट।
तो अगर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी हुआ, कंजर्वेटिव का मतलब है बोर्ड हमेशा पैसा बचाता है, डिविडेंड कम देता है, तो शेयर होल्डर को पैसे कम मिलेंगे, सेविंग ज्यादा होगी। नंबर 4, गवर्नमेंट कंट्रोल। Government is regulatory body of economic system of the country. Its policies, rules and regulations ensure that the companies work as per its regulation. तो इसके जो पॉलिसी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसके लिए होते हैं कि कंपनी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करे। Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by the government. जैसे गवर्नमेंट ने कहा है उसके अकॉर्डिंगली ही डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करना पड़ता है। तो ये 4 डिटरमिनेंट्स हमने देखे जिसकी वजह से डिफाइन होता है, डिटरमाइन होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट सेव करेगी और कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पॉइंट नंबर 1, total earning of the company. Point number 2, taxation policy of the government. Point number 3, dividend policy of the board of directors. Point number 4, government control. So let us check dividend policy once again. Point number 3, see there are two types of dividend policy. One is conservative and second one is liberal. कंजर्वेटिव में क्या होता है और लिबरल में क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो टोटल प्रॉफिट किया है वो है 100 रुपीज। एक छोटा बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं, कितना है 100 रुपीज। अब यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंजर्वेटिव नेचर के है ना, वो बोलेंगे कि हम 100 में से डिविडेंड कितना दें, बहुत ही कम देंगे, हम ना सिर्फ 20 रुपीज डिविडेंड देंगे एंड रिमेनिंग 80 रुपीज हमारे लिए क्या होगा, सेविंग हो जाएगा। ये कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले काम करते हैं। तो इसमें शेयर होल्डर को कितना मिला, शेयर होल्डर को 20 मिला, तो शेयर होल्डर नाराज होंगे कि नहीं, बोलेंगे इतना सारा प्रॉफिट हुआ और हमको दिया सिर्फ 20 रुपीज। जबकि लिबरल कैसे हैं, लिबरल लोग क्या डिसाइड करते हैं, 100 में से डिविडेंड देंगे 80 और सेविंग कितना रखेंगे 20। यस सर। तो यहां पर हैप्पी कौन होगा, शेयर होल्डर विल बी मोर हैप्पियर, है ना। और यहाँ के जो शेयर होल्डर होंगे वो कैसे होंगे, सैड। क्यों, बोलेंगे हमको 20 रुपीज ही दिया और ये बोलेंगे हमको 80 रुपीज दिया। बट रियली थिंक कौन सा कंपनी ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिस कंपनी के पास सेविंग्स ज्यादा है। तो ये कंपनी के पास सेविंग ज्यादा है ना, ये कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर कि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है या लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है। गेटिंग इट एवरीवन? So let us start with the next topic and that is sources of borrowed capital. अभी तक जो हम लर्न कर रहे थे that is owned capital, वो क्या था, owned capital, but now we are moving towards borrowed capital. बिजनेस में भी देखिए, जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है, अपने पैसे खत्म हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, वी टेक लोन, यस और नो। हमारी सेविंग्स हैं या हमारे खुद के पैसे हैं, उसको यूज करने के बाद वी लुक फॉर लोन। और लोन कौन सा लेंगे, जो सबसे सस्ता है। तो हम डैडी के पास जाएंगे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास जाएंगे, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट देना पड़ता नहीं है। और एट द एंड जब कहीं से काम नहीं बनेगा तो फिर बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कंपनी चीपेस्ट टाइप ऑफ लोन के बारे में पहले सोचेगी। तो कौन से टाइप के लोन है, कहां से फंड्स को बोरो किया जा सकता है जो बिजनेस के लिए अच्छा होगा, वो हम अभी लर्न करने जा रहे हैं। ओनली ओन्ड कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ खुद का कैपिटल सफिशिएंट होता नहीं है टू कैरी ऑन ऑल द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ जॉइंट स्टॉक company, because it's a huge organization. Immense amount of capital is needed, huge amount of capital is needed. A company needs borrowed capital. Which capital, borrowed capital to supplement its owned capital. Owned capital को support करने के लिए company needs borrowed capital.
लोन कैपिटल, ओड कैपिटल। हाँ, ये वर्ड ध्यान रखना, कौन सा कैपिटल? ओड कैपिटल, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें ये एन लगा हुआ है, बट यहां पर एन नहीं है। एन इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। यस, विच कैपिटल? बोरोड कैपिटल और ओड कैपिटल। एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरो मनी। हर एक कंपनी को बोरो करने का अधिकार है। However, it is a normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money। जबकि ये क्या है? ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, हर एक कंपनी बोरो करती है, और ये इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से अलाउ किया गया है कि कंपनी फंड्स बोरो कर सकती है। मेमोरेंडम authorizes company to exercise borrowing power, whereas article of association provides as to how and by whom this power shall be exercised। तो जो मेमोरेंडम है वो अथॉरिटी को ऑथराइज करता है, वो अथॉरिटी देता है। किस चीज की अथॉरिटी देता है? कि कंपनी बोरो कर सकता है, बट कैसे बोरो करना है, किससे बोरो करना है, इसका पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देता है। तो हमारे सामने दो बुक है, एक है मेमोरेंडम जो अथॉरिटी देता है, दूसरा है आर्टिकल जो बताता है कि किससे बोरो करना है, कैसे बोरो करना है। द पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो पावर है, कौन सी पावर? सुपरमैन की पावर नहीं, बोरो करने की पावर, लोन लेने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। A private company may exercise its borrowing powers। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने बोरोइंग पावर्स का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकती है इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही उसका सेकंड स्टेज कंप्लीट होता है, फर्स्ट स्टेज प्रमोशन, सेकंड स्टेज इनकॉर्पोरेशन, तो जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आरबीआई एंड आरओसी के पास, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, उसके पास जैसे इनकॉर्पोरेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, वैसे ही कंपनी बोरो कर सकती। किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बोरो कर सकती है, वेयर एज पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर अंटिल इट सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक इसको बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, बिजनेस को स्टार्ट करने का रजामंदी नहीं मिल जाती है आरओसी से, तब तक पब्लिक कंपनी बोरो कर सकती नहीं है। तो पब्लिक कंपनी को बोलते हैं भाई पहले ओन्ड कैपिटल आप जमा कर लो, उसके बाद एक सर्टिफिकेट ले लो। कौन सा सर्टिफिकेट? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद आप बोरो कर सकते हो, फिर हम आपको परमिशन देंगे बोरो करने का। तो इसमें डिफरेंस है, प्राइवेट कंपनी को तुरंत इनकॉर्पोरेशन के बाद, पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के बाद। द कैपिटल मे बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। भाई ये कोई कहने की बात है? ये तो सबको मालूम है, कैपिटल आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, मीडियम टर्म के लिए ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो। सर ये शॉर्ट टर्म क्या होता है? एक साल से कम वाले पीरियड के लिए लोन लेते हैं ना, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, लेस देन अ ईयर, ठीक है ना, लेस देन 1 ईयर, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। बिटवीन more than 1 year and less than, I can say 3 to 5 years, इसको हम बोलेंगे मीडियम टर्म। एंड मोर देन 3 to 5 years एंड अहेड, 10 years, 15 years, 20 years डाउन द लाइन, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मतलब 5 years, 10 years, 15 years, आप समझ लीजिए, उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। तो इन तीनों के लिए बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल किया जा सकता है। It is better to raise borrowed capital at later stage of company's business। तो कंपनी के बिजनेस के बाद वाले दिनों में, मतलब पहले ओन कैपिटल का इस्तेमाल कर ले, बाद में पैसे की कहीं कमी पड़ रही है, आपको और पैसों की जरूरत है और सब जगह आपने देख लिया है, उसके बाद फिर आप बोरो कीजिए, क्योंकि बोरो करते तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। When company want to expand or diversify its business, कंपनी जब बिजनेस को बड़ा करना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है, दूसरे प्रोडक्ट्स में जाना चाहती है, एंड इट्स रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल, और उसको एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत है, ऐसे समय में उसको बोरोड कैपिटल लेना चाहिए।
दिस एडिशनल कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय, तो कहां से मिलेगा बोरोड कैपिटल? सबसे पहला इशू ऑफ डिवेंचर, कहां से मिलेगा? इशू ऑफ डिवेंचर। नंबर 2 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट ले सकती है। नंबर 3 बॉन्ड्स। नंबर 4 loans from commercial bank and financial institutions etc. interest is paid on borrowed capital। भाई ये भी कोई कहने की बात है, सबको मालूम है बोरो किया तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये जो चारों टाइप है, चाहे डिवेंचर से पैसा लो, डिपॉजिट के थ्रू पैसा लो, बॉन्ड के थ्रू पैसा लो, या कमर्शियल बैंक से लोन लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा। इट इज पेड एट फिक्स्ड रेट, इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट होता है, ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता, वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका शेड्यूल होता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, या फिर रिडीमेबल पीरियड के बाद हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने हमारे पास डिपॉजिट 3 ईयर का रखा और वो चाहता है पैसा जो भी इंटरेस्ट का है 3 साल के बाद मिले, तो 3 साल के बाद देंगे। कोई चाहता है इन्वेस्टर हमको हर साल पैसे चाहिए, तो हर साल देंगे। कोई चाहता है कि हमारा टर्म्स एंड कंडीशन 6 मंथ का होना चाहिए, इन एवरी 6 मंथ यू शुड पे इंटरेस्ट, तो भाई वैसा उसको इंटरेस्ट देंगे। तो डिपेंड अपॉन द सिक्योरिटी, कौन से टाइप का सिक्योरिटी आप परचेस करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन बोरोइंग। जब आप बोरो करते हो तो आपके पास एक सिक्योरिटी होती है जिसको कहते हैं डिबेंचर। क्या कहते हैं? डिबेंचर। जैसे आप ओन्ड कैपिटल, आपको अगर पब्लिक से ओन्ड कैपिटल लेना है तो आप क्या इशू करते थे? शेयर। लेकिन जब आपको ओड कैपिटल लेना है, मतलब बोरोड कैपिटल लेना है, तो आप क्या इशू करेंगे? डिबेंचर। सर ये डिबेंचर क्या होता है एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर? तो भाई डिबेंचर शेयर के जैसा ही होता है, बट कुछ फर्क है। क्या फर्क है? सबसे पहली बात, अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप बन जाओगे ओनर, और अगर आप डिबेंचर खरीदोगे तो आप बन जाओगे लोनर। लोनर मतलब जिसने लोन दिया, दैट मीन्स क्रेडिटर। क्या बन जाओगे? क्रेडिटर, कंपनी के क्रेडिटर, अगर आपने डिबेंचर परचेस किया तो। यहां आप ओनर बन गए, आपको मिलेगा डिविडेंड। यहां आप क्रेडिटर बन गए, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। यहां आप ओनर बन गए, आपको मिलता है वोटिंग राइट। यहां ऐसा कोई वोटिंग राइट नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। बाकी शेयर जैसे इशू होता है उसी तरीके से डिबेंचर भी होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कंपनी जनरल पब्लिक से लोन मांगती है। क्या मांगती है? लोन फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डिबेंचर के रूप में होता है। गेटिंग इट एवरीवन? डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल। बोरो कैपिटल रेज करने का प्रिंसिपल सोर्स, पहला सोर्स क्या होता है? डिबेंचर। टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डिबेंचर इशू करते नहीं है, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। ठीक है? Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. बहुत सालों से डिबेंचर का एक अहम रोल रहा है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। The term debenture has come from the Latin word deber। कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पर? लैटिन वर्ड आ गया, डिबेरे। और डिबेरे का मतलब क्या होता है? विच मीन्स टू ओ, देना बाकी है, पे करना बाकी है, उसे हम कहते हैं डिबेरे इन द लैटिन। द टर्म डिवेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में देखें तो क्लियरली डिवेंचर को डिफाइन किया गया नहीं है, बट फिर भी क्या लिखा गया उसके बारे में? Section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013 only state that
The word debenture include debenture stock, bonds and any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. ये डेफिनेशन हमको मिलता है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये डेफिनेशन कहना चाहता है कि डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक भी आ जाता है, बॉन्ड्स को भी हम डिबेंचर समझे, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डेट दिखाता है, डेट का मतलब उधार दिखाता है, चाहे उसके ऊपर चार्ज ओवर एसेट हो या ना हो, मतलब हमने कुछ एसेट गिरवी रखा हो या ना रखा हो, बिना गिरवी रखे भी हमने लोन लिया है, उसको भी डिबेंचर समझा जाएगा। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर मींस अ डॉक्यूमेंट विच ईदर क्रिएट्स और एक्नॉलेजेस डेट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबूत देता है कि कंपनी ने कर्ज लिया है, कंपनी ने उधार लिया है। ऑर्डिनरली डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। तो जनरल टर्म्स में बात करें तो मैक्सिमम डिबेंचर को चार्ज और एसेट मिलता है, मतलब कंपनी ने अपना कोई एसेट मॉर्गेज रखा होगा डिबेंचर होल्डर के पास, डिबेंचर ट्रस्टी के पास, तो कंपनी का कोई प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज होगा। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। तो कंपनी ने अपना एसेट गिरवी रखा है। किसके पास गिरवी रखा है? डिबेंचर होल्डर के पास गिरवी रखा है। किस लिए गिरवी रखा है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर हमें लोन देंगे। बट देयर में बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज। बट ऐसा भी डिबेंचर हो सकता है कि जिसके ऊपर ऐसा कोई गिरवी करने का कंडीशन ना हो, मॉर्गेज का कंडीशन ना हो। तो पार्मर डिफाइन करते हैं यहां पर। पार्मर का कहना है अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सील एविडेंसिंग डेट। ऐसा डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर कंपनी का कॉमन सील है, सिग्नेचर है, जो सबूत दे रहा है कर्जदार होने का, उधार होने का। द एसेंस ऑफ इट बीइंग एडमिशन ऑफ इंडेटनेस। तो इसका सार क्या निकलता है कि कंपनी ये कमिट करती है, कंपनी ये कबूल करती है कि वो कर्जदार है। टोफार्म, टोफार्म क्या डिफाइन करते हैं? अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेट टू द होल्डर। ये भी वही एविडेंस देती है कि हमारे ऊपर कर्जा है होल्डर का। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, जनरली ये लोन के बेसिस पे दिया जाता है। एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज, और ज्यादातर इसके ऊपर असेट्स को गिरवी रखा जाता है, चार्ज दिया जाता है असेट। अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ इंडेटनेस। ऊपर दिए गए डेफिनेशन के अनुसार ये कबूलनामा है कर्जदार होने का। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके हेडिंग में लिखा जाता है डिबेंचर सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर कंपनी का स्टैंप होता है, कॉमन सील होता है। ये बात समझ में आई? So what are the features of डिबेंचर? जैसे हमने शेयर्स का फीचर्स देखा, अभी हम डिबेंचर का फीचर्स देखेंगे। क्या होता है? पहला, डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिस। किसका प्रॉमिस है? कंपनीज प्रॉमिस। So debenture is a promise by company that it owes a specified sum of money to holders of the debenture. तो कंपनी ये प्रॉमिस करके देती है कि हमने आपसे पैसे लिए हैं, हम आपके कर्जदार हैं, ऐसा एक प्रॉमिस करती है। ठीक है। नंबर 2, फेस वैल्यू। The face value of the debenture normally carries high denomination. That means जनरली आप देखेंगे तो 100 या उसके मल्टीपल में रहता है फेस वैल्यू। हमने देखा था शेयर, शेयर का फेस वैल्यू जनरली कितना रहता है? 10। बट इन द केस ऑफ डिबेंचर फेस वैल्यू 100 या उसके मल्टीपल में होगा, मे बी 200, 500 लाइक दैट। ठीक है। नंबर 3, टाइम ऑफ रीपेमेंट। कब रीपे करेंगे? डिबेंचर्स आर इशूड विद ड्यू डेट। पहले से उस पर डेट मेंशन रहता है कि कब ये रिडीम होने वाला है, कब इसका रीपेमेंट करना है, स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट। तो जो भी पैसा आपने कंपनी को एज अ लोन दिया है वो उसके मैच्योरिटी डेट पे आपको वापस कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। फॉर एग्जांपल आपने 8 इयर्स के लिए डिबेंचर लिया। हाउ मेनी इयर्स?
8 ईयर्स के लिए। तो 8 साल के बाद कंपनी आपके पैसे आपको वापस कर देगी। तो इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो जो भी पीरियड लिखा हुआ है सर्टिफिकेट के ऊपर, कौन सा सर्टिफिकेट, डिवेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी पीरियड लिखा हुआ है, उस पीरियड के हिसाब से जो मैच्योरिटी डेट आता है, उस मैच्योरिटी डेट पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। अब प्रायोरिटी की जब बात करते हैं तो क्या याद आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी बाद में आते हैं, पहले कौन आते हैं, डिवेंचर होल्डर। पहले डिवेंचर होल्डर, मतलब जब रीपेमेंट की बात होगी तो उसमें नंबर कैसा लगेगा। तो सपोज कंपनी वाइंड अप हो गई, अब पैसा देना है, तो पैसा पहले किसको दें, डिवेंचर होल्डर को दें, प्रेफरेंस शेयर को दें, या इक्विटी शेयर होल्डर को दें। तो फर्स्ट नंबर आएगा डिवेंचर होल्डर का, उसके बाद पैसा बचा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद पैसा बचा तो लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को। क्यों, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और क्रेडिटर का सबसे पहला अधिकार होता है। हम पहले लोन चुकाते हैं, बाद में घर वालों को पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट कैसा है, डिवेंचर होल्डर्स हैव द प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के बाकी के जो भी क्लेमेंट्स हैं उनको पैसा बाद में मिलेगा, पहले डिवेंचर होल्डर को मिलेगा। एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, यहां पर एक एश्योरेंस रहता है, गारंटी रहता है। क्यों, क्योंकि यहां पर कई बार मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलता है, चार्ज और एसेट। तो डिवेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट, दे कैरी एन एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट। उसके ऊपर एश्योरेंस रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने लिख करके दिया रहता है कि ये पैसा हम कब रीपे करेंगे। इनकम कौन से फॉर्म में मिलता है, इनकम मिलता है आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में। A fixed rate of interest is agreed upon and it's paid periodically in the case of debenture. Debenture के केस में एग्री किया जाता है कि कौन से रेट पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये फिक्स्ड रेट होता है, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा वेदर कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए एक फिक्स्ड लायबिलिटी है। इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट। कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। पार्टीज टू डिवेंचर्स, कौन कौन से पार्टीज होते हैं इसमें, पहला होता है कंपनी। ऑब्वियसली पैसा किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा ना। दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, जो बोरो कर रही है, जो लोन ले रही है, लोन कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है, ठीक है। सेकेंड इज ट्रस्टी एंड थर्ड इज डिवेंचर होल्डर्स। तो तीन पार्टी हो गए इसके अंदर। सर ये ट्रस्टी कौन होता है, तो सारे डिवेंचर होल्डर को रिप्रेजेंट करने वाला एक व्यक्ति होता है ट्रस्टी, और कंपनी को इस ट्रस्टी को पहले से फिक्स करना होता है। डिवेंचर इश्यू करने के पहले आपको बता देना पड़ता है अपने प्रोस्पेक्टस में कि हमारा ट्रस्टी कौन रहेगा, तभी लोगों को विश्वास आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूं और मुझे लोन चाहिए, और मैंने बोला पब्लिक से कि मैं डिवेंचर इशू करने वाला हूं, आप सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो ट्रस्टी हैं वो है मिस्टर विजय माल्या। कौन है, विजय माल्या है, और मेहुल चौकसी है, ये मेरे ट्रस्टी हैं। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, इनका नाम सुना है। ये अगर मेरे ट्रस्टी हैं तो क्या लोग मुझे लोन देंगे, तो ऐसे ट्रस्टी का नाम अगर मैं बताता हूं तो मुझे कोई पैसा देने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं हमारे जो ट्रस्टी हैं वो है मिस्टर रतन टाटा, या है अमिताभ बच्चन, हाँ है ना, ऐसा कोई ट्रस्टी है जो थोड़ा रिलायबल है, तो लोगों को विश्वास आएगा, और अकॉर्डिंगली सब क्या देंगे, हमको डिबेंचर का पैसा देंगे। तो ट्रस्टी, ये कंपनी को अच्छा सिलेक्ट करना पड़ता है। A company has to appoint debenture trustee if it is offering debentures to more than 500 people। अगर आप 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हो, ऑफर करना चाहते हो,
तो फिर आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। हाँ, 500 से कम लोगों को इश्यू कर रहे हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन 500 से ज्यादा लोगों को अगर आप डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहते हो, ऑफर करना चाहते हो, तो आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। दिस इज अ पार्टी थ्रू whom द कंपनी डील्स विद डिबेंचर होल्डर, और ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये डिबेंचर होल्डर की तरफ से हमें बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी डिबेंचर होल्डर का पैसा हमें रिटर्न करना था और हम नहीं कर पाए, तो डिबेंचर होल्डर किसके पास जाएंगे शिकायत लेकर के? तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास जाएंगे और ट्रस्टी हमसे बात करेगा, ठीक है ना। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। तो जो ट्रस्टी के साथ में एग्रीमेंट हुआ है उसे कहते हैं ट्रस्ट डीड। क्या कहते हैं? ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ ट्रस्टी एटसेट्रा। इसके अंदर जो ट्रस्ट डीड है उसमें कंपनी के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, डिवेंचर होल्डर के क्या अधिकार हैं और ट्रस्टी के क्या पावर्स हैं, ये लिखा हुआ होता है। इस तरीके से ट्रस्ट डीड बनता है। थर्ड पार्टी है डिवेंचर होल्डर खुद, जिससे पैसा लिया जाता है। These are the parties who provide loan and receive debenture certificate as an evidence। एविडेंस के तौर पर जो डिवेंचर सर्टिफिकेट लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 इज अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? पावर तो होना चाहिए ना। तो ये पावर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, अंडर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है डिवेंचर इशू करने का, मतलब लोन लेने का जनरल पब्लिक से। स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सिंस डिवेंचर इज अ लोन टेकन बाय द कंपनी, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट फिक्स्ड रेट। क्योंकि एक लोन है, इसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है एट फिक्स्ड इंटरवल अंटिल द डिवेंचर इज रिडीम। जब तक डिवेंचर का पैसा रिपे नहीं किया जाता तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। नंबर 10, नो वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर क्योंकि क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को कोई वोटिंग राइट मिलता नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी shall issue any debenture carrying any voting right. That means there is no voting right for debenture holder. Debenture holders have no right to vote at the general meeting of the company. कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जनरल मीटिंग में वोट नहीं दे सकते। नंबर 11, सिक्योरिटी। Debentures are generally secured by fixed or floating charge on the asset of the company। यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब कुछ मॉर्गेज, कुछ गिरवी रखा है क्या? तो यस, कंपनी ने अपनी तरफ से फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट क्रिएट करके दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? ट्रस्टी को दिया हुआ है। ये बोल के दिया है कि अगर हमने कुछ गड़बड़ की, हमने डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं किया, तो हमारे असेट आपके पास रहेंगे, आप कभी भी उसको मार्केट में बेच के अपने पैसे ले लेना। अच्छी बात है ना। So if the company is not in a position to make payment of the interest or repayment of the capital, the debenture holder can sell off charged property। debenture holder क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी मिल गई, चार्ज और असेट, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। इशुअर, कौन इशुअर है? कंपनी इशुअर है। जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया उसे क्या बोलेंगे? इशुअर। तो ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? ये बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की। हमें पता है कि शेयर का ट्रेडिंग कहाँ होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना। कोई भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज से आप परचेस या सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या डिबेंचर को भी लिस्टिंग कराना पड़ेगा? तो यहां पर लिखा है डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। जब भी आप डिबेंचर इशू करें, कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएससी है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे किसी स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा ताकि लोग इसके खरीद बेच कर सके, परचेस कर सके, सेल कर सके। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्टिंग कराना पड़ेगा, नाम दर्ज कराना पड़ेगा।
ट्रांसफरेबिलिटी, क्या आप इसे बेच सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। डिवेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। आप एक फॉर्म फिलअप करके इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डिवेंचर को बेच भी सकते हैं। So here we have completed all the features, total 14 features we have completed of debentures. So let's take a quick revision. What is debenture and explain its features. Debentures are issued by joint stock company. ये लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है कंपनी को, मीडियम टर्म फंड भी प्रोवाइड करता है. इट्स अ काइंड ऑफ लोन फॉर द कंपनी. So as per section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013, it defines the word debenture include debenture stock, bonds and any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. तो ऐसा कोई भी डेट जो कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लिया हो, उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, इसके अंदर स्टॉक भी इन्वॉल्व हो जाता है और बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. फीचर्स, पहला क्या था? स्टेटस. स्टेटस क्या मिलेगा यहाँ पर? क्रेडिटरशिप का स्टेटस मिलेगा. मतलब जो पर्टिकुलर डिबेंचर होल्डर है वो क्रेडिटर है, वो पैसे दे रहा है और कंपनी पैसे ले रही है. ठीक है ना. सो हु इज गिवर? डिबेंचर होल्डर इज गिवर. हु इज रिसीवर? कंपनी इज रिसीवर. तो लोन यहाँ पर कंपनी ले रही है, डिबेंचर होल्डर लोन दे रहे हैं. नंबर 2, इनकम. इनकम कौन से फॉर्म में आएगी? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम मिलेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट. लेस रिस्की है क्योंकि जब भी रीपेमेंट की बात आती है उसमें सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर को. क्या इसका टर्म फिक्स होता है? यस, इसका टर्म फिक्स होता है. तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको इश्यू किया जाता है. तो जनरली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर को इश्यू किया जाता है. चार्ज और असेट, तो यहां पर कंपनी का फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है. फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज के रूप में कंपनी अपने असेट गिरवी रख सकती है. किसके पास? डिवेंचर ट्रस्टी के पास. किसके पास? डिवेंचर ट्रस्टी के पास. नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कोई वोटिंग राइट नहीं होता, तो आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. कन्वर्टेबिलिटी, क्या डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं? आंसर इज यस. कुछ डिबेंचर्स होते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, वो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं. कौन इश्यू करेगा? पब्लिक कंपनी भी इश्यू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी इश्यू कर सकती है, क्योंकि ये लोन है और लोन लेने का अधिकार सभी को है. ट्रांसफरेबिलिटी, क्या ये डिबेंचर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर कर सकते हैं? आंसर इज यस. क्या डिबेंचर का लिस्टिंग होता है और उसे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जा सकता है? आंसर इज यस. लिस्टिंग भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज में आप उसका ट्रेडिंग भी कर सकते हैं. So here we have completed with all the features of debenture. Done for the day. Thanks a lot for watching. रिवाइज करते रहिए और चैप्टर के साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. शब्बा खैर. सायोनारा.